नमस्कार, बाजार अगले हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा अपडेट, साथ ही सोमवार के लिए क्या बनाए आप स्ट्रैटेजी। और आपकी सोमवार की तैयारी कराने के लिए शो में हमारे साथ हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। स्वागत करते हैं, सोमवार की स्ट्रैटेजी से समझेंगे। साथ ही हमारे साथ आज खास मेहमान है ट्रेड्स विद ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। और पूरी रिसर्च टीम परिचय करा दे। कुशल गुप्ता से समझेंगे बाजार में किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन था आज। सोमवार को आने वाले टेक महिंद्रा के तिमाही नतीजे कैसे रहने का अनुमान। मानसी से जानेंगे अगले हफ्ते आपको किन इवेंट्स पर रखनी चाहिए नजर। और देवांशी आशर बताएंगी मार्च तिमाही में एचडीएफसी लाइफ का प्रदर्शन कैसा रह सकता है और बैंकों के डिविडेंड पर आरबीआई ने क्या निर्देश दिया है। सबसे पहले बाजार के आज के कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो हफ्ते का आखिरी दिन बाजार में दिन भर उतार चढ़ाव देखने को मिला। आखिरकार बाजार गिरावट पर जाकर बंद हुए। निफ्टी 65 अंक फिसलकर 14,350 के नीचे बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स 200 अंक गिरकर 47,900 के नीचे जाकर बंद हुआ। निफ्टी बैंक में 60 अंकों की कमजोरी थी और ये 31,722 पर बंद हुआ। वहीं अगर एफआईआई डीआईएस के डेटा पर एक नजर डालें तो एफआईआई यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में 1361 करोड़ रुपए की आज बिकवाली की है और डीआईआई ने आज 1696 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। और एडिटर्स टेक में अब अनिल जी से समझते हैं कि शुक्रवार की जो क्लोजिंग कमजोर हुई है उसके बावजूद हम क्यों ना समझे कि बाजार में थोड़ा बहुत वीकनेस है अभी। हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन बाजारों में दिखा जबरदस्त एक्शन। शुरुआत हल्की कमजोरी के साथ हुई, फिर और फिसले और फिसलकर दमदार रिकवरी भी। रिकवरी होने के बाद फिर दिन भर छोटी रेंज में कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर नीचे ये ट्रेड होता दिखा। आखिरी 1-1.5 घंटा बड़ा एक्शन भरा रहा, जहां बाजार दिन के लोअर लेवल्स पर पहुंचे भी। 14,300 के नीचे निफ्टी आया भी, लेकिन फाइनली बंद होते होते 14,300 के लेवल को आज फिर से होल्ड किया और बैंक निफ्टी 31,700 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। तो क्लोजिंग हल्की कमजोरी के साथ हुई और स्पेशली वीकेंड सेशन को देखते हुए बिल्कुल भी कमजोर नहीं कहे जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से कोरोना के मामले और उसको लेकर जो डर है उसको देखते हुए भारतीय बाजार अच्छे ही बंद हुए माने जाएंगे, कोई खास कमजोरी नहीं। लेकिन ब्रॉडर मार्केट में एक्शन भरपूर था। कैश मार्केट के स्टॉक्स, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में आज भी जमकर खरीदारी होती हुई दिखी और वहां पर भरपूर तेजी दिखी। दिग्गज शेयरों में जरूर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिखी, लेकिन कहीं भी कोई खास कमजोरी के संकेत छोटे शेयरों में आते नजर नहीं आए। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर था। आज जो डिफेंसिव माने जाने वाले आईटी, फार्मा, एफएमसीजी शेयर हल्की फुल्की मुनाफा वसूली का शिकार हुए, लेकिन बैंक्स ने रिकवरी करने की कोशिश की और बाकी सेक्टर्स में हल्की फुल्की खरीदारी भी। तो ओवरऑल कह सकते हैं हफ्ते के आखिरी दिन मिला जुला ट्रेडिंग सेशन भारतीय बाजारों के लिए। और अब सोमवार की तैयारी क्या रहे अनिल जी से समझेंगे थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले कुशल का रुख कर लेते हैं और कुशल से जानते हैं कि बाजार में आज के कारोबार में कहां किन सेक्टर्स में थी चुस्ती, कहां पर थी सुस्ती। जी, तो कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजारों में उतार चढ़ाव हमें देखने को मिला। इनफैक्ट स्पेसिफिकली अगर आप सेकेंड हाफ की बात करें तो यहां पर आप लगातार यहां पर गिरावट का रुझान हमें इस सत्र में आता हुआ नजर आया और आखिरी 1-1.5 घंटे में भारी बिकवाली का जो दौर था वो कहीं ना कहीं चलता हुआ नजर आया। हालांकि अगर आप देखें तो निफ्टी में करीब 60-64 अंकों की गिरावट हमें देखने को मिली और साथ ही अगर आप सेंसेक्स की बात करें तो वहां पर डबल सेंचुरी की गिरावट आती हुई नजर आई। जहां तक अगर आप निफ्टी में गिरने वाले शेयरों को देखें तो ब्रिटानिया, एम&एम, डॉक्टर रेड्डीज, विप्रो, तमाम अलग अलग सेक्टर से जो है कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में गिरावट हमें देखने को मिली। साथ ही अगर आप तेजी की बात करें तो वहां पर जो पावर स्टॉक्स है, खासकर अगर आप सरकारी कंपनियां देखें तो वहां पर दमदार तेजी बनती हुई दिखी। 3 से 4% का उछाल आपको पावर ग्रिड जैसे स्टॉक्स में आता हुआ नजर आया। रियल्टी स्पेस में आज दबाव बना, जहां पर डीएलएफ, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस जैसे स्टॉक्स जो थे टॉप लूजर निकल कर आए। साथ ही एफएमसीजी स्पेस में भी मुनाफा वसूली का दौर लगातार जारी है पिछले 2-3 दिनों से। और यही नहीं, अगर आप आईटी स्पेस की भी बात करें तो यहां पर भी बिकवाली जो है आज के सत्र में बनती हुई नजर आई। नतीजों के पहले टेक महिंद्रा पर साफ तौर पर दबाव देखने को मिल रहा है। 26 तारीख को इसके नंबर्स आने वाले हैं। और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की जो मैं बात कर रहा था तो उसमें एनटीपीसी, पावर ग्रिड समेत बीएचईएल, बीपीसीएल जैसे स्टॉक्स में दमदार तेजी बनी। और अंत में अगर आप जी के हिट कॉल
कॉल्स की बात करें तो वहां पर अनिल सर ने आपको रेन इंडस्ट्रीज रेकमेंड किया था, जिसके टारगेट्स अचीव होते हुए दिखे। साथ ही सचिन जी ने ट्रेंड भी आपको रेकमेंड किया था, यहां पर भी दमदार तेजी दिन के दौरान बनती हुई नजर आई। तो ओवरऑल बाजार का जो मूड माहौल है देश में, जिस तरह से कोविड के मामले रिकॉर्ड स्तरों पर आते हुए दिख रहे हैं, उससे थोड़े से निवेशक परेशान है और इसी वजह से मार्केट बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल ट्रेड कर रहा है। अब देखना होगा कि अगले हफ्ते सोमवार को किस तरह का माहौल हमें देखने को मिलता है। संदीप जी का रुख कर लेते। संदीप जी, जिस तरह इस हफ्ते बाजार ने परफॉर्म किया है, हालांकि एक दिन की छुट्टी भी थी, क्या टेक अवे लेकर जाया जा सकता है? सोमवार के लिए इंट्राडे पिक कौन सी होगी आपकी, और हफ्ते भर का नजरिया कहां पर रखें? बिल्कुल, देखिए मार्केट्स कॉशियस तो रहेंगे और कोरोना के नंबर से पूरा नजर बनाए हुए मार्केट्स, और ऊपर के लेवल्स पे एक प्रॉफिट बुकिंग आती है और नीचे के लेवल्स पे कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता है। ऐसा जब भी होता है जब एफआईआईज अभी सेलर्स है और डीआईआईज नीचे आके कहीं ना कहीं सपोर्ट लैंड करते हैं मार्केट को। सो इट्स अ वेरी रेंज बाउंड ट्रेडिंग और ट्रिकी हो रहा है, काफी कंफ्यूजिंग भी है। तो मेरे हिसाब से तो देखिए डिफेंसिव्स, एक जो रामबाण था कि डिफेंसिव्स के साथ जाइए, तो आज डिफेंसिव्स भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग के शिकार हुए हैं। सो वन हैज टू बी वेरी वेरी कॉशियस, और मुझे लगता है कि मार्केट पूरे कोरोना पे ध्यान दे रहा है और रूपी डेप्रिसिएशन भी हो रहा है। सो आगे जो भी करना है, पीएसयूज आज फ्लेवर में थे तो मैं पीएसयूज उस तर्ज पे लाया हूं, 2 पीएसयूज इनफैक्ट। और पहला है मेरा जो इंट्राडे एफएनओ पिक के तौर पे स्टॉक लाया हूं, वह बीपीसीएल। देखिए बीपीसीएल कहीं ना कहीं सरकार एक और हिंट भी दे रही है कि पेट्रोल डीजल की प्राइसेस भी बढ़ सकती है, तो ये कंपनियां उनकी बेनिफिशियरी रहती है। और आज बहुत बढ़िया आज के सत्र में बीपीसीएल परफॉर्म कर रहा था, तो 435 440 का टारगेट लगाएं और 417 का स्टॉप लॉस। और दूसरा जो इंट्राडे कैश मार्केट पिक के तौर पे है वो है सुब्रोस, एक करेक्शन के बाद एक अच्छे लेवल पे आ चुका है और ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनिंग की मार्केट लीडर है और बेहतरीन कंपनी है, और आज हाईस पे जाके बंद हुआ है 295 पे। तो 307 310 का टारगेट और 290 का स्टॉप लॉस। और जैसा मैं कह रहा था कि पीएसयूज आज फ्लेवर में थे, पीएसयूज काफी अच्छा परफॉर्म भी कर रहे थे। एक स्टॉक है जो कि ओएफएस के बाद बहुत बड़ा करेक्शन देख चुका और 81-82 पे जाके फिर वापस से जबरदस्त सपोर्ट लिया है और ऊपर के लेवल्स भी नहीं देखा, और वो है इरकॉन इंटरनेशनल। बेहतरीन फंडामेंटल्स वाली कंपनी, टेक्निकली बहुत बढ़िया लेवल्स पे है और आज भी स्ट्रांग ही बंद हुआ है। तो मेरे हिसाब से 99 103 के टारगेट्स के लिए इस स्टॉक को बिल्कुल यहाँ पे लेना चाहिए, और 85 का स्टॉप लॉस पोजिशनल पिक के तौर पे इरकॉन इंटरनेशनल। इंट्राडे एफएनओ पिक बीपीसीएल में खरीदारी की सलाह और इंट्राडे कैश पिक में सुब्रोस में खरीदारी की सलाह संदीप जी की है, और हफ्ते भर का नजरिया पोजिशनल व्यू इरकॉन इंटरनेशनल में रखने की सलाह दी है आज के एक्सपर्ट संदीप जैन ने। बातचीत संदीप जी से जारी रहेगी, लेकिन इस बीच कुछ अगले हफ्ते के इवेंट्स पर नजर रखना भी जरूरी है। बाजार कैसे इवेंट्स पर रिएक्ट कर सकता है, समझते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी मानसी है। बताइए मानसी। जी बिल्कुल, देखिए आने वाले हफ्ते में ढेर सारे नतीजे आने वाले हैं। एक लिस्ट आपके टीवी स्क्रीन पर होगी। निफ्टी स्पेस में एचडीएफसी लाइफ, टेक महिंद्रा, मारुति सुजुकी जैसी कई कंपनियों के नंबर्स आएंगे। वहीं वायदा बाजार में एयू स्मॉल फाइनेंस, टीवीएस मोटर, एचडीएफसी एएमसी जैसी कंपनियों के नंबर्स आते दिखेंगे। ट्रिगर्स की अगर बात करें, 26 अप्रैल के दिन सागर सीमेंट सब्सिडरी के मर्जर पर एक बोर्ड बैठक होगी। मैग्मा फिनकॉर्प ओपन ऑफर इस दिन बंद हो जाएगा। दाम 70 रुपए प्रति शेयर। आधार पूनावाला की कंपनी राइजिंग सन होल्डिंग्स इसमें कंट्रोलिंग हिस्सा लेगी। सुप्रजीत इंजीनियरिंग शेयर बायबैक की आखिरी तारीख होगी। दाम इसके 320 रुपए प्रति शेयर तय किए गए हैं। 27 अप्रैल यानी कि मंगलवार की अगर बात करें, सुप्रीम कोर्ट में अमेजॉन की अपील पर सुनवाई होने जा रही है, तो इस पर नजर रहेगी। 28 अप्रैल का दिन फ्यूचर रिटेल और रिलायंस डील पर अगली सुनवाई होने वाली है, तो इस पर नजर रहेगी। साथ ही बीएमएल के जमीन बिक्री यानी कि असेट मोनेटाइजेशन के लिए 28 अप्रैल तक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी मंगवाए गए हैं। 28 अप्रैल के ही दिन कोरोना वैक्सीन के लिए 18 साल से ज्यादा उम्र वाले रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इवेंट है जिस पर हमारा फोकस रहेगा। 29 अप्रैल के दिन अप्रैल सीरीज की एक्सपायरी होगी। मंथ का आखिरी गुरुवार होगा, इसी के चलते एक्सपायरी होगी, मंथली एक्सपायरी। एनएससी निफ्टी 50 के लॉट साइज में बदलाव करेगी। लॉट साइज 75 से 50 का कर दिया जाएगा। वहीं 40 शेयरों के लॉट साइज में भी बदलाव किया जाएगा। नेस्ले 25 रुपए प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड की एक्स डेट होगी ये। एंजल ब्रुकिंग 7.5 रुपए प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड की एक्स डेट होगी। वहीं धनलक्ष्मी बैंक इक्विटी और राइट इश्यू के जरिए पेड अप कैपिटल बढ़ाने पर एक बोर्ड बैठक करने जा रहा है। इस दिन यानी 29 अप्रैल के दिन जापान के बाजार बंद रहेंगे।
और अंत में 30 अप्रैल एंजल ब्रोकिंग 7.5 रुपए प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड की एक्स डेट होगी। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पूंजी जुटाने को लेकर एक बोर्ड बैठक करेगा और अंत में फ्यूचर ग्रुप की स्टे की अपील पर दिल्ली हाई कोर्ट में 30 अप्रैल के दिन सुनवाई होने जा रही है, तो इस पर भी नजर रहेगी। तो एक्शन पैक हफ्ता रहने वाला है, पूरा ट्रिगर्स कई सारे होंगे। बिल्कुल, तो सोमवार को टेक महिंद्रा अपने तिमाही नतीजे जारी करेगी। अनुमान क्या कहता है समझते हैं, कुशल से कुशल बताइए, टेक महिंद्रा के नतीजों का अनुमान किस तरह है? जी, तो दिग्गज आईटी कंपनी टेक महिंद्रा के नंबर 26 तारीख को आते हुए दिखेंगे और यहां पर ऑलमोस्ट फ्लैट सा रुझान तमाम पैरामीटर्स पर आते हुए नजर आ रहे हैं। खासकर अगर आप मार्जिन्स की बात करें तो 15.9% पिछली तिमाही में था, उसके मुकाबले 15.6% ही हम अनुमान कर रहे के चल रहे हैं, यानी कि बहुत ज्यादा बदलाव मार्जिन्स में आपको नहीं देखने को मिलेगा। और साथ ही अगर आप डॉलर आई की भी बात करें तो वहां पर भी मामूली 2.5% की बढ़त हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं और करीब 134 करोड़ डॉलर की आय कंपनी दर्ज कर सकती है। मुनाफे में तो बिल्कुल भी बदलाव नहीं है, इनफैक्ट ऑलमोस्ट जो मिरर इमेज है पिछली तिमाही की वो इस जो क्वार्टर है इसमें आती हुई नजर आएगी। साथ ही अगर आप स्पेसिफिकली बात करें जो सबसे ज्यादा चीज या फैक्टर इंपॉर्टेंट होगा इसमें वो होगा FY22 की डील पाइपलाइन और इनका जो टेलीकम्युनिकेशन वर्टिकल है, इनफैक्ट जो टेलीकॉम वर्टिकल है और जो 5G निवेश की बात कर रहे हैं ये उसमें कितना क्या अमाउंट होता है, क्या कमेंट्री होती है, उसको लेकर ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा, खासकर टेक महिंद्रा के केस में। तो इन सब पैरामीटर्स पर आपको नजर रखनी है, पर नतीजे जो है वो ऑलमोस्ट फ्लैट रहेंगे। चलिए, तो टेक महिंद्रा के नतीजों का अनुमान क्या कहता है, लेकिन उससे पहले क्या कोई पोजीशन रखी जा सकती है, बताइए संदीप जी। देखिए, मार्केट कहीं ना कहीं अनुमान कर रहा है और जैसा कि बता रहे हैं कुशल जी की फ्लैट से ही रहेंगे, फ्लैटिश से नंबर्स है, बट पिछले दिसंबर का क्वार्टर बढ़िया गया था। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, मार्जिन फ्रंट पे कैसे आते हो, डील कैसी रहती है। और विप्रो ने तो बहुत अच्छा सरप्राइज किया ही था। इन्फोसिस और टीसीएस वैसे बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं दिए, तो हो सकता है कि टेक भी वैसा ही रहे, टेक महिंद्रा। बट स्टिल मेरी यही राय है, जिन्होंने ले रखा वो बिल्कुल होल्ड करके रखें और डाउनसाइड रिस्क बहुत ज्यादा नहीं है। मुझे लगता है कि 900 के लगभग एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, तो यहाँ से बहुत ज्यादा डाउनसाइड जब नहीं है तो बिल्कुल अगर रिजल्ट हल्के भी आते हैं तो वहां पे सपोर्ट लेगा, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि ऊपर के लेवल से करेक्ट कर चुका है। सो ओवरऑल नेट इट्स अ होल्ड फ्रॉम माय साइड। तो टेक महिंद्रा जिन्होंने ले रखा है उन्हें होल्ड करने की सलाह संदीप जी की। मार्च तिमाही में HDFC लाइफ का प्रदर्शन कैसा रह सकता है, इस पर भी जरा अनुमान समझते हैं। देवांशी हमारे साथ है, बताइए देवांशी। HDFC लाइफ के नतीजे इस तिमाही में थोड़े से अच्छे रहने का ही अनुमान लगाया जा रहा है। उनके जो एन्युटी कारोबार है वहां से काफी सहारा मिला और इसी के चलते इनकी जो न्यू बिजनेस प्रीमियम है इसमें अच्छी बढ़त देखने मिल सकती है। नेट प्रीमियम इनकम की बात करें तो करीब 15 से 16% तक की बढ़त देखने मिल सकती है एंड ओवरऑल जो मुनाफा है उसमें भी हम देखेंगे करीब 13 से 14% तक की बढ़त का अनुमान है। कुल मिलाकर इनकी जो एक्सपेंस रेशियो है वो इस तिमाही में थोड़े से स्थिर रहेंगे। रिन्यूएबल इनकम जो है वो भी स्थिर रहने का ही अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन अब देखिए मार्जिन पर थोड़ा सा इंपैक्ट जरूर होता हुआ दिखेगा, वो इसलिए क्योंकि जो रीइंश्योरेंस के जो प्रीमियम्स हैं उसमें बढ़ोतरी होती हुई दिखी है और इसके चलते हम देखेंगे थोड़ा सा जो मार्जिन है इस पर असर होती हुई दिखेगी। जो नई पॉलिसीज हैं उसकी बिक्री काफी अच्छी रही है, लेकिन मार्केट शेयर पर नजर रहेगी और साथ ही जो क्लेम रेशियो और सेटलमेंट रेशियो किस तरह से आता है इस बार, इस पर भी हम नजर रखेंगे। परसिस्टेंसी रेट जो है उस पर फोकस होगा, लेकिन वो भी स्थिर रहने का ही अनुमान लगाया जा रहा है। तो कुल मिला के जो नंबर्स हैं वो इस तिमाही में थोड़े से बेहतर आ सकते हैं। न्यू बिजनेस प्रीमियम में बढ़त होती हुई दिखेगी, ओवरऑल जो प्रीमियम इनकम है उसमें भी बढ़त होगी और इसके चलते जो मुनाफा है इसको भी सहारा मिलता हुआ दिखेगा। HDFC लाइफ पर आपका व्यू, क्विक व्यू संदीप जी। नहीं, मेरे हिसाब से ये सारे लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज और जनरल इंश्योरेंस कंपनीज आर गुड बाइज एंड इन स्टॉक्स को लेके काम करना चाहिए। जहां पे भी डिक्लाइन आए घबराना नहीं है, लॉन्ग टर्म थोड़ा नजरिया रखना पड़ेगा क्योंकि लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड बिजनेसेस है। सो HDFC लाइफ इज वन ऑफ माय फेवरेट पिक्स इन द लाइफ इंश्योरेंस बिजनेसेस और प्रूव के रिजल्ट्स के बाद जबरदस्त मूव आया। लेट्स सी। चलिए अब देवांशी का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं, क्योंकि बैंकों के डिविडेंड पर RBI ने कुछ निर्देश जारी किए हैं। क्या निर्देश हैं देवांशी?
FY21 में ज्यादातर जो कमर्शियल बैंक्स है वो बहुत ही कम डिविडेंड का ऐलान करते हुए दिखेगी या फिर बिल्कुल भी डिविडेंड नहीं देगी। अब इसके पीछे वजह यह है कि RBI ने ऑलरेडी बैंकों को निर्देश दिया है कि इस बार उनको जो कैपिटल है वो प्रिजर्व करने चाहिए, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। और साथ ही जो स्थिति कोविड के चलते बिगड़ती हुई दिख रही है तो आने वाले समय में एसेट क्वालिटी के इश्यूज बढ़ सकते हैं और इसी के चलते उनको अपना कैपिटल बचाने पर फोकस करना चाहिए, फंड रेजिंग पर फोकस करना चाहिए। और इसी के चलते RBI ने ये कहा है कि FY21 में जितने बैंक्स हैं उनको डिविडेंड पे आउट केवल 50% तक ही करना होगा। मैं आपको बता दूं कि ये थोड़ी सी रिलीफ की बात भी जरूर है क्योंकि पिछले साल यानी कि FY20 में RBI ने सारे बैंकों को डिविडेंड देने से इनकार कर दिया था, यानी कि कोई भी बैंक डिविडेंड पे आउट नहीं कर सकती क्योंकि उनको कैपिटल प्रोटेक्ट करना था। इस बार भी RBI का यही कहना है कि सिचुएशन थोड़ी सी खराब हो सकती है, जो रिस्ट्रक्चरिंग अकाउंट्स है वो थोड़े से बढ़ सकते हैं, जिस तरह से कर्फ्यू या पार्शियल लॉकडाउन्स कई राज्यों में लगते हुए दिख रहे हैं और इसी के चलते केवल 50% तक का ही डिविडेंड पे आउट देने की बात RBI की तरफ से आती हुई दिख रही है। तो माना यही जा रहा है कि इस बार भी ज्यादातर बैंक्स जो हैं वो डिविडेंड नहीं देंगी। HDFC बैंक्स के ऑलरेडी रिजल्ट्स आए थे और यहाँ हमने देखा था कि HDFC बैंक ने कोई डिविडेंड का ऐलान नहीं किया है। तो अब माना जा रहा है कि ज्यादातर जो बड़े बैंक्स है वो डिविडेंड का ऐलान नहीं करेगी या फिर बहुत ही कम डिविडेंड इस बार पे करती हुई दिखेगी। बढ़ते हैं अब आगे और देखते हैं शो में शर्मा जी का ऑप्शन। HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा से बात करते हैं। सर बहुत स्वागत है। ऑप्शन की क्या स्ट्रैटेजी बनाया आप? नमस्ते स्वाति जी। तो आज ऑप्शंस के दो स्ट्रेटजी हैं मेरे पास और दोनों ही इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर है, एक फार्मा और दूसरा है मेटल क्षेत्र से। तो पहले फार्मा की बात करते हैं, नाम है कैडिला हेल्थ। तो ये मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि अभी जो मेरी स्ट्रेटजी है वो प्योरली आउट एंड आउट एक डेरिवेटिव्स की स्ट्रेटजी है। फंडामेंटल कोई न्यूज कंपनी के अंदर आई है जिसको मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, उसकी वजह से हो सकता है ये स्टॉक ऊपर खुले। तो मेरा जो सजेशन है वो ये कि 580 की अप्रैल की कॉल कैडिला हेल्थ के अंदर आप लें। 15 रुपए 25 पैसे पे जो आज कॉल बंद हुई है वहां पे लें। स्टॉप लॉस रखें 9 रुपए का, टारगेट आप रखें 30 रुपए का। किन्हीं भी कारणवश अगर ये स्टॉक ऊपर खुलता है, ऑप्शन ऊपर खुलता है, आप स्टॉक के पीछे न भागें। और सुबह के 2 घंटे में अगर आपका लेवल नहीं आता है, नीचे ऊपर ही रहता है, तो आपको स्टॉक लेना ही नहीं है, भूल जाइए। ठीक है, तो एक ये रखिए। दूसरा जो टाटा स्टील है वहां पे आज हमने देखा कि मामूली बढ़त के साथ करीब 0.4% ही बंद हुआ है। तो यहाँ पे मैं ये सलाह दूंगा कि 940 की अप्रैल की कॉल खरीदी जा सकती है 13 रुपए प्रीमियम पे, और उसका जो स्टॉप लॉस रखे 7 रुपए का, टारगेट आपका रहेगा 24 रुपए। धन्यवाद, जय हिंद एंड हैव अ गुड वीकेंड। थैंक यू। आइए अब शो में जानते हैं अगले हफ्ते और सोमवार के लिए अनिल जी बाजार पर क्या स्ट्रैटेजी का सुझाव दे रहे हैं। जहां तक सोमवार का सवाल है, जब हम लौटेंगे तो ढेर सारे ट्रिगर्स होंगे हमारे सामने, दुनिया भर के बाजारों के संकेत और साथ ही कोरोना के आंकड़े और FIs की तरफ से खरीदारी बिकवाली के आंकड़े आज के सेशन में। इन 3 ट्रिगर्स के दम पर हम सोमवार की करेंगे शुरुआत और अहम होगा अगला हफ्ता, क्योंकि एक तो जहां मंथली सीरीज अप्रैल की इसकी एक्सपायरी है, दूसरी ओर नतीजों का सीजन पूरे जोश खरोश में आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो इन 2 चीजों के दम पर भारतीय बाजार सोमवार को शुरुआत करेंगे। जो अहम सपोर्ट लेवल है बाजार के लिए वो 14,150 से लेकर 14,250 की रेंज में नीचे की तरफ है। ऊपर 14,450, 14,550 रुकावट का लेवल मानकर चल सकते हैं। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 31,000, 31,200 बैंक निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट के तौर पर है। 32,200, 32,500 ऊपरी स्तरों पर रुकावट का मामला आप मानकर चल सकते हैं। तो दोनों तरह के ट्रेड आपको मिल सकते हैं, लेकिन इन दोनों तरह के ट्रेड्स के बीच में नतीजों वाले शेयरों पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन होगा और बाकी एक्शन होगा कैश मार्केट के स्टॉक्स में। वहां पर अब भी दमदार खरीदारी के मौके हैं और ढेर सारे कैश मार्केट के स्टॉक्स ऐसे हैं जो भरपूर तेजी आपको दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और वहीं पर ट्रेडर्स को फोकस करना भी चाहिए। और बाकी सेक्टर और स्टॉक स्पेसिफिक आप दोनों तरह की रणनीति बना सकते हैं। सपोर्ट लेवल के आसपास करें खरीदारी और ऊपर रुकावट के लेवल के आसपास आप बिकवाली करें और एक कॉन्ट्रा ट्रेड लेकर ट्रेड करें। ये आपके लिए सही रणनीति होगी सोमवार के लिए। तो बाजार पर अगले हफ्ते की स्ट्रैटेजी समझ ली। अब सोमवार के लिए हम ऑप्शन की स्ट्रैटेजी जानते हैं। हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया है। राजेश जी स्वागत है। क्या स्ट्रैटेजी रखें ऑप्शन में?
गुड इवनिंग स्वाति जी। देखिए, ऑप्शन की स्ट्रेटजी हम जो सजेस्ट करेंगे वो कॉल लेटर स्ट्रेटजी सजेस्ट करेंगे, क्योंकि देखिए मार्केट का डायरेक्शन अभी भी क्लियर नहीं है। 14,200 के आसपास सपोर्ट ले रहा है मार्केट और 14,400 के आसपास से बार बार रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे फिसल रहा है। लेकिन ये जो स्ट्रेटजी हम सजेस्ट कर रहे हैं इसमें हमें क्रेडिट मिल रहा है और 12 रुपीज का क्रेडिट मिलेगा पर स्ट्रेटजी में। तो हम 14,400 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे 134 रुपए में, और वहां पे हम इसकी कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए 14,500 का एक कॉल बेचेंगे 88 रुपीज में और 14,600 का कॉल बेचेंगे 53 रुपीज में। तो ये स्ट्रेटजी करके हमें 12 रुपए का क्रेडिट मिलेगा, और इस स्ट्रेटजी में जब तक हमें प्रॉफिट रहेगा जब तक निफ्टी 14,700 के लेवल को कर ले। और डेरिवेटिव डेटा के हिसाब से भी काफी कॉल राइटिंग है 14,500, 14,600, 14,700 के स्ट्राइक पे। तो ये एक्सपायरी के लिए 14,700 का लेवल तो क्रॉस करना काफी डिफिकल्ट है। तो ये स्ट्रेटजी में अगर मार्केट ऊपर नहीं भी जाता है और यहाँ से फ्लैट भी रहता है या 14,400, 500 के आसपास भी एक्सपायरी होगी तो इस स्ट्रेटजी में प्रॉफिट बनेगा। इसलिए हम कॉल लेटर स्ट्रेटजी यहाँ पे रिकमेंड करेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो इंश्योरेंस स्टॉक्स में काफी अच्छा बाइंग एक्शन देखने को मिला आज के सेशन में भी, और पिछले 2 दिन से भी एक अच्छी बाइंग बनी हुई है। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का स्टॉक हमें काफी अट्रैक्टिव लगता है। हम 512 के आसपास आज क्लोज हुआ है। 506 के स्टॉप लॉस से बाय करने की सलाह देंगे। 530 के टारगेट हमें लगता है इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो आईसीआईसीआई प्रू का भी बाइंग की जा सकती है। बहुत शुक्रिया राजेश जी, शो में शामिल होने के लिए और सोमवार के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। और शो के अंत में संदीप जी आपके पास आ रहे हैं, लॉन्ग टर्म पे कौन सी लेकर आए हैं आज आप? बिल्कुल, एबॉट इंडिया लिमिटेड एक वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग फार्मा कंपनीज है, एमएनसी कंपनी है, जबरदस्त प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग है, एफआईआई डीआईआईस भी है, प्रेजेंट डेट फ्री कंपनी, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करीब 35-36 के लगभग, आरओई 27 के लगभग, ओपीएम पिछले 3 क्वार्टर के फैंटास्टिक 22-23% के लगभग। और सबसे बढ़िया बात यह है टीटीएम बेसिस पे हाईएस्ट एवर एनुअल प्रॉफिट्स पे कंपनी काम कर रही है 650 करोड़ के पैट पे, और मई 2020 में ये करीब 18,000 के लेवल छू के आया था जब माहौल इतना खराब था और मार्केट्स एकदम खराब थे, और अब वापस से ये 15,000 के लेवल्स पे अवेलेबल है। और ये स्टॉक मैंने नवंबर में भी दिया था इन्हीं 15,000 के लेवल्स पे, उसके बाद से ये परफॉर्म वेरी फ्रैंकली नहीं कर रहा है। तो मुझे ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखती है, और पिछले 2-3 हफ्तों से देख रहे होंगे मैं सिर्फ फार्मा की बात कर रहा हूं, भले इस शो में हो या जैन साहब के जेम्स हो या दूसरे शोज में। सो आई बिलीव कि फार्मा स्टॉक्स के साथ रहें, और बहुत बढ़िया लेवल्स इस स्टॉक में भी देखने को मिलेंगे। 17,250 का टारगेट आने वाले 6 से 9 महीने। तो अबॉट इंडिया में लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी रखने की सलाह संदीप जी की। बहुत शुक्रिया सर, शो में स्वागत, आप शो में हमारे साथ शामिल हुए, माफ कीजिए। और तमाम हमारे रिसर्च एनालिस्ट का भी बहुत शुक्रिया।